Hello everyone. We'll continue with PGBP Head of Income. और अब जो सेक्शन हम करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 35। आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 35 क्या है? ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। हालांकि नाम तो इसका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, बट इसमें साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक और एक्सपेंडिचर की बात कही गई है, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च तो आप सब समझते हैं भाई, कोई भी चीज साइंटिफिक रिसर्च से ही बन रही है। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, एक सोप जो बन रहा है ना, ब्यूटी क्रीम बन रही है, उसके लिए भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। तो साइंटिफिक रिसर्च यू आर फेमिलियर, बट व्हाट इज द सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च? हम इकोनॉमिक्स में कई सारा डाटा पढ़ते हैं। हमारे देश की जनसंख्या क्या है, हमारे देश में कितने लोगों को पोलियो है, कितने लोगों को एड्स है, मेल फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। पढ़ा है कि नहीं इकोनॉमिक्स में ये सारा डाटा? ये डाटा कहां से आता है? दीज आर द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब इन खर्चों में क्या स्पेशल है और सेक्शन 35 में क्या बात कही गई है? हमारी गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च को और सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च को प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इन पे खर्चा करते हो, चाहे कैपिटल खर्चा हो या रेवेन्यू खर्चा हो, हम आपको पूरा पूरा 100% डिडक्शन दे देंगे। है कि नहीं यूनिक बात? बाकी जगह तो सिर्फ रेवेन्यू खर्चों का 100% डिडक्शन मिलता है, और कैपिटल खर्चों पे क्या मिलता है बच्चों? डेप्रीशिएशन। But here there is something special, and what is that? On the entire revenue and capital expenditure you are going to get 100% deduction. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अमेंडमेंट भी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% का डिडक्शन स्टार्ट हुआ है विद असेसमेंट ईयर 21-22। पता है, असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले तो इस पे वेटेड डिडक्शन मिला करता था, यानी 100% से भी ज्यादा डिडक्शन। खर्चा करो 100 रुपया, सरकार कहती थी पीएल में घटाओ 150 रुपया। बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन के। ये क्या? ये प्रमोशन था, इंकरेजमेंट था इन खर्चों पे। लेकिन पता है, आज से 3 साल पहले जेटली जी मरने के पहले हमारे देश को एक वादा करके चले गए थे। क्या वादा? कि 2021-22 असेसमेंट ईयर से हम लोग वेटेड डिडक्शन इनकम टैक्स में बंद कर देंगे। हालांकि जो बजट 2020 है जो आप इसे पढ़ रहे हैं, वो निर्मला सीतारमण जी ने सुनाया है, लेकिन जेटली जी एक वादा करके गए थे 3 साल पहले। तो निर्मला सीतारमण जी ने उनको श्रद्धांजलि दी, कहा नहीं भाई, उनकी बात को हम लोग नकारेंगे नहीं। वो बोल के गए थे कि असेसमेंट ईयर 21-22 से हम लोग वेटेड डिडक्शन इनकम टैक्स में बंद कर देंगे, तो हम लोग बंद कर देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये बात आज से बहुत पहले ही हो चुकी थी। जेटली जी ऊपर जाने से पहले, भगवान को प्यारे होने से पहले ये बात कह गए थे कि हम लोग 21-22 में ऐसा करेंगे। हालांकि वो रहे नहीं, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात को बरकरार रखा और असेसमेंट ईयर 21-22 से क्या किया? वेटेड डिडक्शन को इनकम टैक्स में बंद कर दिया। व्हाट इज वेटेड डिडक्शन? वेटेड डिडक्शन का मतलब होता है कि आप जितना खर्चा करते हो उससे ज्यादा आपको डिडक्शन मिलती है, और ऐसा बेनिफिट इनकम टैक्स में हुआ करता था। अब ये हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। 21-22 से वेटेड डिडक्शन बंद कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आज इनकम टैक्स में क्या डिडक्शन मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊंगा यहां पे। पहले ये जो रिसर्च के खर्चे होते हैं, रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो, मतलब हम रिसर्च खुद से कर रहे हैं। दूसरा होता है हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
कंट्रीब्यूशन कह लीजिए या फिर कह लीजिए डोनेशन दे रहे हैं और किसी और को पैसे दे रहे हैं कि वो रिसर्च कर दे, दिस कंट्रीब्यूशन। अगर हम इन हाउस रिसर्च करेंगे तो मेरे खर्चे दो प्रकार के होंगे। क्या क्या? एक तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ मशीन वगैरह खरीदेंगे, लैंड बिल्डिंग खरीदेंगे जहां पे हम रिसर्च करेंगे, मशीनरीज, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, दिस वुड बी माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रिसर्च में बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, जो साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे उनकी सैलरी हम पे करेंगे, तो वो सब मेरा रेवेन्यू खर्चा होगा। लेकिन अगर हम किसी को कंट्रीब्यूशन देते हैं कि लो भाई 10 लाख रुपए लो और रिसर्च कर दो, तो खर्चा फिर कई प्रकार का नहीं है, फिर खर्चा एक ही है। क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन 35, तो यू विल फाइंड थ्री काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कंट्रीब्यूशन। तो आप समझ जाइएगा, जब भी कैपिटल रेवेन्यू की बात हो रही है, इसका मतलब हम इन हाउस रिसर्च की बात कर रहे हैं। एंड व्हेनेवर इट इज टॉकिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, आप समझ जाइएगा कि ये हम पैसा किसी को दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 35 सेक्शन याद रखना है, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, और इसमें कई सारे सब सेक्शन है। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। सो व्हाट आर द सब सेक्शन? सेक्शन 35(1)(1), 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(1)(3), 35(1)(4), 35(2)(AA), 35(2)(AB). Are you required to remember the subsections also? I'll say no. Please do not remember these subsections. आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन मिलता है वो कहां मिलता है? सेक्शन 35 में। सेक्शन 35(1)(1) में पहले बात कर रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब आएगा? जब आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, हम खुद ही रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम खुद ही रिसर्च कर रहे हैं तो कहता है कि जितना भी प्रीवियस ईयर में आप खर्चा करेंगे, हम आपको पूरा डिडक्शन दे देंगे। क्या मतलब है इसका? रिसर्च में प्रीवियस ईयर में जितना रेवेन्यू खर्चा हुआ है वो पूरा डिडक्शन दे देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, साइंटिफिक रिसर्च में कुछ केमिकल्स वगैरह मंगाए गए हैं, ठीक है, जिससे बेसिकली रिसर्च किया जाएगा। क्या वो केमिकल रेवेन्यू खर्चा है? आंसर इज यस। जिस मशीन में हम केमिकल वगैरह को डाल के रिएक्शन चेक करेंगे, वो मशीन क्या है? कैपिटल खर्चा। लेकिन वो केमिकल क्या है? रेवेन्यू खर्चा। हम साइंटिस्ट को सैलरी देंगे, ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा। अच्छा, साइंटिस्ट को चाय पिलाने के लिए भी एक प्यून है, उसको भी तो सैलरी दे रहे हैं, राइट? जहां पे रिसर्च हो रही है वहां पे झाड़ू पोछा भी हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, उसके लिए भी कोई बंदा हायर किया हुआ है, उसको भी सैलरी दे रहे हैं। एक बात बताइए, जो बंदा चाय पिला रहा है वहां पे, जो साफ सफाई को कर रहा है, क्या उसको जो सैलरी पे की जा रही है वो भी साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू खर्चा है? हाँ, वो भी है। वो साइंटिस्ट अगर नाश्ता कर रहे हैं ना, तो नाश्ते में समोसा और चाय आया है, वो चाय और समोसे का खर्चा भी पता है क्या है? साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू खर्चा। आई होप ये सब बात आप समझते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना हुआ साइंटिस्ट और केमिकल। अरे भाई, बहुत सारी चीजें और हो रही हैं तो एक रिसर्च हो रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी क्या कहेगी? साइंटिस्ट को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो भी रिसर्च की वजह से हो रहा है, रिसर्च वाली प्रीमाइसेस में साफ सफाई हो रही है, वो भी तो रिसर्च का ही खर्चा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपने रिसर्च में जो भी खर्चा किया है, केमिकल, दैट साइंटिस्ट सैलरी, प्यून की सैलरी, साफ सफाई का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, साइंटिस्ट का नाश्ता पानी का खर्चा, एवरीथिंग इज अलाउड टू यू, राइट? अब एक बात बताइए, बहुत सारे बिजनेसेस पता है क्या होते हैं, कैसे शुरू होते हैं? वो बिजनेस शुरू होता है विथ रिसर्च, और रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो वो धंधा शुरू कर देते हैं, रिसर्च फेल हो जाता है तो धंधा ही नहीं चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी है जो दवा बनाना शुरू करने वाली है, लेकिन शुरू कैसे किया उसने? रिसर्च से, और रिसर्च सक्सेसफुल हो गई इसलिए वो दवा बनाना शुरू कर दी कंपनी।
तो उस कंपनी का पहली बार प्रॉफिट कब आएगा? ऑब्वियसली अगर रिसर्च शुरू किया है यहां शुरू किया है, तो जिस दिन हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे भाई ऑब्वियसली उस दिन से ही तो मेरा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, या प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर, धंधा तो तभी शुरू हुआ है जब प्रोडक्शन शुरू हुआ है। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कब बनेगा? जब मेरा बिजनेस चालू होगा। तो प्रोडक्शन शुरू करने से पहले यानी कि बिजनेस कमेंस करने से पहले जो आपने रिसर्च में खर्चा किया, क्योंकि रिसर्च तो बहुत सालों से चली आ रही थी, बिजनेस कमेंस करने के पहले से रिसर्च चली आ रही थी, जिस समय बिजनेस था ही नहीं, तो क्या वो रिसर्च का खर्चा हम घटा पाए थे कहीं? नहीं भाई, बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर हम रिसर्च कर रहे थे तो वो रिसर्च का खर्चा तो कहीं घटा ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस था ही नहीं। तो उन खर्चों को भी क्या करंट ईयर में जब मैंने बिजनेस चालू कर लिया तो घटाने को मिलेगा? आंसर है यस। गवर्नमेंट कह रही है कि हम वो भी खर्चा आपको घटाने देंगे 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया वहां से 3 साल पुराना खर्चा भी हम आपको घटाने को देंगे। लेकिन 3 साल पुराना खर्चा जो हम घटाने को देंगे उसमें लिमिटेड खर्चे घटाने देंगे। हम आपको सिर्फ सैलरी टू रिसर्च स्टाफ घटाने देंगे। सैलरी टू रिसर्च स्टाफ मतलब सैलरी टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की सैलरी घटाने देंगे। रिसर्च स्टाफ कौन हुए? जो रिसर्च कर रहे हैं यानी कि साइंटिस्ट, उनकी सैलरी घटाने देंगे। यानी प्यून वगैरह की सैलरी, साफ सफाई के खर्चे, ये सब घटाने नहीं देंगे पुराने 3 साल के। करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के तो भाई साहब हम सब खर्चे घटाने देंगे आपको। अच्छा, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ भी कैसे घटाने देंगे? एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट। अब साइंटिस्ट को बड़े सारे बेनिफिट इन काइंड दिए जाते हैं, साइंटिस्ट को बड़े सारे बेनिफिट्स इन काइंड दिए जाते हैं, जैसे कि मोटर कार फैसिलिटी दी गई है, फ्लैट दिया गया है रहने के लिए। प्रीवियस ईयर में तो वो परक्यूजिट भी क्या है? कंपनी का खर्चा है, वो भी अलाउ होगा। लेकिन पुराने 3 साल में परक्यूजिट जो दिया है कंपनी ने वो अलाउ नहीं कर रहे। पुराने 3 साल में सिर्फ जो कैश सैलरी पे की गई है साइंटिस्ट को, परक्यूजिट नहीं, सिर्फ वो अलाउ होगा। और मटेरियल जो रिसर्च में यूज हो रहा है वो अलाउ होगा। तो एक्चुअली कहना ये चाहता है कि पुराने खर्चे में से 2 बड़े खर्चे जो है ना वो अलाउ होंगे, साइंटिस्ट की सैलरी और मटेरियल रिसर्च का। बाकी प्रीवियस ईयर का हम आपको सारा खर्चा अलाउ करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मैं एक काम करता हूं, मैं 3 साल ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ठीक है, दिस 1 ईयर, this is 2nd year, and this one is 3rd year. So blue line is the 1st year, pink line is the 2nd year, and the orange line is 3rd year. You started your research somewhere at this point of time. Research यहां start हुई, तो खर्चा यहां से स्टार्ट हो गया। लेकिन बिजनेस हमने यहां पे कमेंस किया। बिजनेस हमने यहां पे कमेंस किया। अब शुरू से हम लोग लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है प्रीवियस ईयर का सारा खर्चा अलाउ कर देंगे। इसका मतलब क्या है? पूरी ऑरेंज लाइन का खर्चा हमें अलाउ कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा, या फिर यहां से लेके बस यहां तक का खर्चा अलाउ किया जाएगा? आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। ऑरेंज लाइन जो ईयर है उस ईयर में कहीं पे बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो जब लॉ ये कहता है प्रीवियस ईयर का हम पूरा खर्चा अलाउ कर देंगे, इसका मतलब क्या है? जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है अभी ऊपर, या फिर इसको भी एक कलर दे देते हैं, येलो पोर्शन, येलो लाइन। जो येलो लाइन है इतना खर्चा मुझे पूरा अलाउ होगा, या ऑरेंज लाइन इस पीरियड का पूरा खर्चा अलाउ होगा? तो फिर से ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर का पूरा खर्चा अलाउ होगा, यानी जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस कमेंस हुआ है ना, उस कमेंसमेंट के बाद नहीं, पूरे प्रीवियस ईयर का फुल खर्चा अलाउ होगा।
तो फुल खर्चा कितने पीरियड का अलाउ होगा, ये अलाउ होगा फुल, यहां से यहां तक का। ठीक है। फिर कहता है कमेंसमेंट से 3 साल पहले का, 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट से 3 साल पहले तक का, कमेंसमेंट से 3 साल पहले तक का हम आपको लिमिटेड खर्चा अलाउ करेंगे। कमेंसमेंट में से 3 साल पहले, ये कमेंसमेंट की डेट है, ठीक है, 3 साल पहले तक, कमेंसमेंट से 3 साल पहले कितना होगा, 3 साल पहले, देखिए यहां से यहां 1 साल हो गया, हम लोग देख लेते हैं 1 साल, फिर यहां पे 2 साल हो रहा है, और थोड़ा और पहले तक जाएगा उसके भी, ठीक है, 3 साल। कमेंसमेंट से 3 साल पहले तक का पूरा खर्चा अलग होगा, ठीक है, लिमिटेड खर्चा अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी पीरियड के खर्चे की बात नहीं हो सकती यहां पे। कमेंसमेंट से 3 साल तो हम ले रहे हैं पीरियड, लेकिन इस पीरियड का पूरा खर्चा ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, यानी वो बात कर रहा है यहां से लेके जो भी आपका पीरियड है, जो भी आपका पीरियड है वहां तक आपका खर्चा अलाउ होगा 3 साल पहले तक का, ठीक है। लेकिन मेरा रिसर्च 3 साल के बाद ही स्टार्ट हुआ था, इतना पुराना है नहीं, तो इतना खर्चा मुझे अलाउ होगा। कलर कौन सा करें, ग्रीन कलर कर देते हैं। इतना खर्चा मुझे अलाउ होगा लिमिटेड, सिर्फ 2 खर्चे, ओनली 2 एक्सपेंस। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिपीट करूंगा आपके लिए, फिर से देखिएगा। ये मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए। यहां पे बिजनेस कमेंस हुआ है, और रिसर्च मान लीजिए यहां पे स्टार्ट हुई थी। तो फुल खर्चा कितने पीरियड का अलाउ होगा, फुल खर्चा कितने पीरियड का अलाउ होगा, फुल खर्चा अलाउ होगा इतने पीरियड का, प्रीवियस ईयर का ऑल, जिस प्रीवियस ईयर में कमेंस हुआ बिजनेस उस प्रीवियस ईयर का ऑल, ठीक है। फिर अब बात आती है कि लिमिटेड 2 खर्चे जो अलाउ होंगे वो कितने पीरियड के, वो 3 साल के अलाउ होंगे। तो देखिए वो 3 साल कहां से गिनना है, यहां से नहीं, वो 3 साल कमेंसमेंट से देखना है। तो अब हम लोग कमेंसमेंट से 3 साल देखेंगे, ठीक है। कमेंसमेंट से 1 साल कब पूरा होगा, ये ले लीजिए, कमेंसमेंट से 1 साल यहां पूरा हो गया, ठीक है। फिर कमेंसमेंट से दूसरा साल ये पीछे बैकवर्ड पूरा हुआ, और तीसरा साल यहां पे पूरा हो रहा है, राइट। तो अब इतने पीरियड का तो पूरा खर्चा अलाउ हो चुका है, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, इतने पीरियड का तो पूरा खर्चा अलाउ हो ही चुका है जो करंट प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है। तो कितने पीरियड का खर्चा मुझे सिर्फ 2 खर्चा अलाउ होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या है, 2 खर्चा यहां तक का, ओनली 2 एक्सपेंस। सबको समझ में आया? आप जिस दिन बिजनेस चालू किए वहां से 3 साल पहले चल जाइए, लेकिन उतना पीरियड छोड़ दीजिए जो करंट प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, क्योंकि उसका तो पूरा खर्चा अलाउ हो ही चुका है। तो एग्जैक्टली जो 2 खर्चा अलाउ होता है ना, वो पूरे 3 साल का अलाउ नहीं हो रहा है, वो कमेंसमेंट से 3 साल है। लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में कमेंसमेंट हुआ है उस साल का तो पूरा पूरा ही अलाउ हो चुका है। तो जिस साल बिजनेस कमेंस हो रहा है उसके पहले वाला ये पीरियड है। लेकिन 3 साल लिया कहां से जा रहा है, 3 साल लिया यहां से नहीं जा रहा है, उसके पहले से लिया जा रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट के दिन से। आई होप अब सबको क्लियर है ये बात।
कौन से दो एक्सपेंस अलाउ होंगे? सैलरी टू साइंटिस्ट एंड मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च। अब पढ़ते हैं पर्पस। साइंटिफिक रिसर्च कैरिड ऑन बाय द एसएससी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी वेदर इंकर्ड हिमसेल्फ और पेड टू अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से पढ़िए। साइंटिफिक रिसर्च कैरिड ऑन बाय द एसएससी, साइंटिफिक रिसर्च एसएससी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। मैं भी यही कह रहा हूं कि साइंटिफिक रिसर्च एसएससी खुद कर रहा है, इन हाउस रिसर्च हो रहा है, तभी तो रेवेन्यू खर्चा कैपिटल खर्चे की बात हो रही है, नहीं तो कंट्रीब्यूशन होता। रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, अपने बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है। वेदर इंकर्ड हिमसेल्फ और पेड टू अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और पेड टू अदर पर्सन, ये क्या बात हो गई? पेड टू अदर पर्सन का मतलब तो हो गया हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन सर आपने तो बताया कि नहीं, कैपिटल खर्चा रेवेन्यू खर्चे की बात तब आती है व्हेन यू आर डूइंग इन हाउस रिसर्च। हाउ कम दिस इज पेड टू अदर पर्सन? तो आइए मैं आपको बताता हूं, ये और पेड टू अदर पर्सन ये किसके लिए बोल रहा है? ये पेड टू अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। क्या कहना चाहता है, आइए इस बात को समझिए। मैं पिछले 4-5 सालों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं पिछले 4-5 सालों से रिसर्च कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से रिसर्च किया है मैंने। ऑलमोस्ट मेरी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। मैं कंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं इसलिए कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अब जो पॉइंट बचा हुआ है ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लिए बड़े साइंटिस्ट की जरूरत है। और मेरे यहां जो साइंटिस्ट है ना, वो इतने टॉप मोस्ट साइंटिस्ट नहीं है, वो नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं। 99% पे आके हम अटक गए। तो मैंने एक बड़े साइंटिस्ट से बात भी की, क्या आप मेरे यहां आके रिसर्च कर देंगे? उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे यहां रिसर्च करने आऊंगा, मेरे पास फुर्सत है क्या? तो बड़ा साइंटिस्ट है। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने रिसर्च वर्क को उस साइंटिस्ट को दे दिया कि देखो हम लोग यहां तक कर चुके हैं, आप इसको अब क्या करें, कंक्लूड करके रिसर्च को ओवर करें। बताइए, क्या गवर्नमेंट को मेरी रिसर्च खराब हो जाने देना चाहिए, या फिर इन हाउस अगर हम सक्सीड नहीं कर रहे हैं तो किसी और को भी दे के आगे बढ़ा लेना चाहिए? बिल्कुल बढ़ा लेना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने, देखिए क्या लिखा है, अगर आपने पे किया किसी भी पर्सन को फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी रेवेन्यू खर्चा हम मान लेंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं, रेवेन्यू खर्चा ही मान लेंगे, क्योंकि आप इन हाउस रिसर्च कर रहे थे ना, तो अपने यहां साइंटिस्ट को दे रहे थे, या फिर अगर बाहर भी किसी को दिए प्रीवियस ईयर में, आखिरी साल, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है? वो आखिरी साल है जिस साल रिसर्च कंप्लीट हुई है, तभी तो धंधा चालू हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर बन गया मेरा। सबको बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे किसी को कंट्रीब्यूट करके रिसर्च करा लेते हैं ना, तो वो भी रेवेन्यू खर्चा ही है, और हम आपको अलाउ कर देंगे। कितना? 100% इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। जिस साल आपने बिजनेस चालू किया उस साल 100% डिडक्शन ले लीजिए। कितना? प्रीवियस ईयर में जो भी खर्चा किए हो सारे का ले लो, और पुराने 3 साल का भी हम आपको 2 खर्चा अलाउ कर देते हैं करंट प्रीवियस ईयर। नाउ कमिंग टू कंट्रीब्यूशन। अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, आप कंट्रीब्यूशन देते हो इंडियन कंपनी को, आप किसी को भी कंट्रीब्यूशन देते हो, हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। अब आप कहोगे सर कंट्रीब्यूशन चाहे हम साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे रहे हैं, चाहे इंडियन कंपनी को दे रहे हैं, सभी में 100% ही है, तो ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, अलग अलग सेक्शन क्यों बनाए हुए हैं? एक्चुअली बच्चों ये 21-22 में सबका रेट एक हो गया है, 100% डिडक्शन हो गई है। इसके पहले तक भी, 1 साल पहले तक भी, पता है पोजीशन क्या थी? कहीं आपको 100 मिलता था तो कहीं 150 मिलता था, राइट? और उसके भी 2-4-5 साल पहले की बात करें तब तो बहुत वेरिएशन थी, 100 भी था, 125 भी था, 150 भी था, 175 भी था, और 200% भी था, इतने सारे रेट थे, इसलिए अलग अलग सबसेक्शन उस समय बने थे। आज सुन के अजीब लगता है, अगर ये सेक्शन 35 आज क्रिएट किया गया होता तो इतने सबसेक्शन होते ही नहीं, एक ही सेक्शन में सारी बात हो जाती कि चाहे आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे आप इन हाउस रिसर्च करते हैं,
चाहे आपका कोई भी खर्चा हो, कैपिटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे, सिंगल सेक्शन बनता। ये तो सेक्शन पुराना है, लेकिन अमेंडमेंट की वजह से रेट एक हो गया है, इसलिए इतने सब सेक्शन दिख रहे हैं आपको। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको सब सेक्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब सेक्शन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। सब जगह डिडक्शन कितना है, 100%। तो इजी टू रिमेंबर हो गया। आप फिर है कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन और इंडियन कंपनी। आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। अब आइए एक बात बताएं, मैंने आपको यहां पे सिखाया था कि साइंटिफिक रिसर्च के जो खर्चे होते हैं वो इन हाउस हो सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। इन हाउस रिसर्च कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको तभी अलाउड है जब आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे हो, और कंट्रीब्यूशन अलाउड है दोनों के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी और सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी। एक्चुअली जब सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात आती है ना, कि जनसंख्या देश की कितनी है, ये सब चीजें, कि कितने लोगों को पोलियो है या फिर लिटरेसी रेट क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम कंपनी को कहेंगे कि तुम ही रिसर्च करके इसका खर्चा अलाउ कर लो, तो लोग फर्जी खर्चा चार्ज कर देंगे, बिना मार्केट में गए बता देंगे इतने लोगों को पोलियो है, अंदाज से ही बता देंगे, अंदाज से ही बता देंगे हमारे देश का लिटरेसी रेशियो इतना है। अरे डाटा ही तो दिखाना है, जबरदस्ती का दिखा देंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है इसके लिए जो स्पेसिफाइड एजेंसीज है ना, जो ये काम करती हैं, ठीक है, सर्वे वगैरह करके ये डाटा तैयार करती है, उनको आप देंगे पैसा तभी हम आपको अलाउ करेंगे। ये साइंटिफिक रिसर्च तो लोग खुद भी करते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च ये एक ऐसी चीज है ना कि इसमें डाटा गलत भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि कैसे हम बिजनेस में आपको खर्चा अलाउ कर दें, हो सकता है आप इनजेन्युइनली दिखा दें कि हमने ये एक रिसर्च कराई, ये सर्वे कराया और ये रिजल्ट आ रहा है और मेरा इतना खर्चा लगा। तो इन रिसर्च के खर्चे आपको तभी अलाउ किए जाएंगे व्हेन यू आर जस्ट पेइंग इट टू समबडी। आप एक स्पेसिफाइड एजेंसी जो इसके लिए काम कर रही है, आप उसको पेमेंट करते हैं, तब ये खर्चा अलाउ होगा। तो सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी, चाहे वो रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो फर्क नहीं पड़ता, और जनरली वो अनरिलेटेड ही होगा। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च आपके धंधे से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, 100% डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखा आपने, जब आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो आपसे क्या बोल रहा था, इन हाउस जब रिसर्च कर रहे थे तो कह रहा था कि रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी, देखा था आपने, जब आप इन हाउस रिसर्च कर रहे थे। जब कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड, भाई जब हम खुद कर रहे हैं तो हमारे धंधे से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देकर रिसर्च करा रहे हैं तो आप अपने धंधे से रिलेटेड कराइए, अपने धंधे से रिलेटेड मत कराइए, कुछ भी कराइए। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई रिसर्च तो करा रहे हो ना आप, हम आपको डिडक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर खुद रिसर्च कर रहे हो तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कीजिए। आइए चौथे में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, यानी इन हाउस रिसर्च की। इन हाउस रिसर्च की बात यहां हुई थी, और फिर अब यहां पे हो रही है इन हाउस रिसर्च की। सेम बात कह रहा है, प्रीवियस ईयर के सारे खर्चे अलाउ करेंगे और 3 साल पुराने खर्चे भी सारे अलाउ करेंगे। 3 साल पुराने कहां से, कमेंसमेंट से। तो कैपिटल खर्चे में पुराने वाले खर्चे, करंट खर्चे सब अलाउ होता है। रेवेन्यू वाले में करंट पूरा अलाउ होता है, लेकिन पुराने वाले में से 2 खर्चा अलाउ होता है। सिंस ये इन हाउस रिसर्च की बात है तो कौन सा खर्चा अलाउ होगा, अगर रिसर्च आपके धंधे से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, तब आपको अलाउ होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज का खर्चा नहीं अलाउ होगा, कैपिटल खर्चा 100% अलाउ होगा, लेकिन एक कैपिटल खर्चा अलाउ नहीं होगा, वो है लैंड। लैंड पूरे इनकम टैक्स में खर्चा नहीं माना जाता, लैंड तो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, जिस दिन लैंड का खर्चा खर्चे की तरह लैंड डिडक्ट करने को मिल जाए ना, तो हर कोई रिसर्च शुरू कर देगा। भैया 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदेंगे, 1 करोड़ रुपए खर्चा अलाउ होगा, 1 करोड़ खर्चा अलाउ होगा तो 30 लाख रुपए का टैक्स बचेगा। ठीक है, और जमीन 1 करोड़ रुपए की 1 साल में खुद ही 1.25 करोड़ की हो जाएगी, तो 1.25 करोड़ की 25 लाख उधर कमा लिए, 30 लाख रुपया टैक्स से बचा लिए, बम बम है।
धंधा चले ना चले, कमाई तो हो ही चुकी है। बात समझ रहे हो? रिसर्च सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, हम तो कमा के बाहर ही हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी लैंड की डिडक्शन नहीं देने वाली है। तो वेदर एक्वायर्ड एज सच और पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वेदर एक्वायर्ड एज सच और पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? वेदर एक्वायर्ड एज सच और पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आपने लैंड खरीदी एज सच, इसको कहा जाएगा। आपने लैंड खरीदी तो इसे कहा जाएगा लैंड परचेज एज सच, 1 करोड़ रुपए की, तो अलाउ नहीं है। लेकिन आपने बनी बनाई बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ रुपए की, तो इसे कहा जाएगा लैंड परचेज एज पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो अगर आपने बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली 5 करोड़ रुपए की, तो उसमें से भी लैंड की मार्केट वैल्यू की बेसिस पे कीमत हटाई जाएगी और लैंड का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग का मिलता है क्या? हाँ, बिल्डिंग का मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर है 35(2)(a), इसमें क्या है? अगेन वही है, आईआईटी को, नेशनल लेबोरेटरी वगैरह को आप पैसा दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। फिर 35(2)(ab) में कैपिटल रेवेन्यू खर्चा दोनों को मिलता है। एक्चुअली पहले ये सेक्शन अलग क्यों था? क्योंकि यहां पे बात होती थी ना अप्रूव्ड लेबोरेटरी की, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली अप्रूव्ड लेबोरेटरी आपकी होती थी ना, तो आपको 150% डिडक्शन मिलता था कैपिटल रेवेन्यू का, और अगर अनअप्रूव्ड होती थी तो 100 मिलता था। तो ऊपर वाला जो ये था ना कैपिटल, और उसके ऊपर ये वाला रेवेन्यू, तो ये कैपिटल रेवेन्यू था अनअप्रूव्ड लैब का, और अप्रूव्ड लैब का कैपिटल रेवेन्यू सब एक साथ लिखा हुआ था, यहाँ पे 150% मिलता था। लेकिन अब तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिखा के भी मैं क्या करूंगा अप्रूव्ड लेबोरेटरी अनअप्रूव्ड लेबोरेटरी। ठीक है। अप्रूव्ड लेबोरेटरी कौन सी होती है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक्चुअली अप्रूव्ड लैब वो होती है जहां पे 500 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी होती है, 500 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी, 100 से अधिक साइंटिस्ट होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं, रेनबैक्सी, सिप्ला, इन सब कंपनियों के पास है, जहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है लैब में, इतने इतने साइंटिस्ट हैं। ठीक है। तो उनको ज्यादा डिडक्शन मिलती थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब सबको 100% ही मिल रहा है ना। ठीक है। तो समराइज कर दे अब हम पूरे को। इसमें क्या कहा गया था कि इन हाउस रिसर्च करना है एसएससी को। ठीक है। ओनली कंपनी को ये 150% वाला मिलता था, अब तो 150 है ही नहीं ना, तो अब तो ठीक है, आप कंपनी नहीं हो तो बाकी दूसरे सेक्शन में ले लेना। कैपिटल रेवेन्यू अलग से दूसरा सेक्शन भी तो है, ये रहा ना, जहां पे हमें कैपिटल रेवेन्यू मिल रहा है, तो वहां ले लेना अगर कंपनी नहीं हो तो आई वोंट स्पीक आउट। अगर मैं ये पढ़ूंगा तो आप बल्कि उल्टे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आई जस्ट स्पीक लाइक दिस। यहाँ पे फिर ये कहता है कि लैंड का नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का मिल जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का 100% मिलेगा 35(1)(4) में। तो पहले ये बात क्यों बतानी पड़ती थी कि बिल्डिंग का 100 ही मिलेगा? क्योंकि बाकी जगह 150 मिलता था ना, बाकी जगह 150 मिलता था। अब इस बात की इंपॉर्टेंस है कि बिल्डिंग का 100 ही मिलेगा। लॉ में आज भी लिखा हुआ है बिल्डिंग का 100 ही मिलेगा। अरे आज तो इस बात की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि पूरे पे ही 100 मिलेगा ना, अब तो पूरे ही खर्चे पे 100 मिलेगा और लैंड का नहीं मिलेगा। तो आई एम नो कंक्लूडिंग दिस पॉइंट, आई एम नो कंक्लूडिंग दिस पॉइंट कि रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर इन हाउस रिसर्च करते हो, चाहे कैपिटल करो चाहे रेवेन्यू करो, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा होना चाहिए, आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। लेकिन ये रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहां लिखेंगे, ये रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए आपका। ठीक है। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो फिर ये कहानी नहीं है, कंट्रीब्यूशन में रिलेटेड भी हो सकता है एंड अनरिलेटेड टू बिजनेस भी हो सकता है, और आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% मिलेगी। राइट। आइए, देयर इज एन इलस्ट्रेशन आफ्टर दैट। नो, देयर इज वन मोर सेक्शन नाउ, सेक्शन 41(3), where the scientific research asset is sold without having used for other purposes। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, मैंने साइंटिफिक रिसर्च में केमिकल्स वगैरह को हीट करने के लिए एक फर्नेस खरीदा था, ये रहा। ठीक है। इसमें से आग निकलती है, फर्नेस है ये, और ये फर्नेस इतना शानदार फर्नेस है कि इसमें टेम्परेचर पता है आप कैसे सेट कर सकते हो? 37.1 डिग्री, 36.4 डिग्री, मतलब ऐसे टेम्परेचर सेट होता है।
ठीक है, तो ये तो रिसर्च वाला था ना, तो इसमें तो हमको एकदम कितना टेम्परेचर रखना है एकदम सेट करते थे, पॉइंट्स में सेट करते थे, ठीक है, और वो वैसे हो जाता था। ये रिसर्च वाला फर्नेस है। क्या फर्नेस हम अपनी फैक्ट्री में भी यूज करते हैं? हाँ, आइए दिखाते हैं। ये देखो मेरी फैक्ट्री वाला फर्नेस है, ये फैक्ट्री वाला फर्नेस है। इसमें टेम्परेचर ऐसे सेट नहीं होता है, इसमें रॉ मटेरियल हीट होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हीट होता है। इसमें तो आग ज्यादा करनी होती है तो कोयला थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है, बस अंदाज से चलता है, हाँ गर्म हो गया है, ठीक ठीक है गर्म, राइट। वहां तो मेरा लेबर बस हाथ लगा के देख लेता है, हाँ आज सही आ रही है, चलो काम शुरू करो, आगे बढ़ाओ। तो रॉ मटेरियल इस तरीके से फैक्ट्री में हीट होता है। अब ये रिसर्च मेरी खत्म हो गई है, तो इस फर्नेस का हम क्या करें? ऑप्शन नंबर 1, इसको भी फैक्ट्री में ले जाएं। भाई थोड़ा बढ़िया वाला फर्नेस है, लेकिन लगा देते फैक्ट्री में, हीट करेंगे रॉ मटेरियल, और या तो इसको बेच दें। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो फैक्ट्री में ले जाएं और या तो इसको सेल कर दें। यही दो ऑप्शन है ना भाई। ये वाला फैक्ट्री में जो फर्नेस आता है वो तो 1 लाख रुपए का आता है, और ये जो फर्नेस हमने रिसर्च में खरीदा था ये 50 लाख रुपए का है। तो कोई जरूरी नहीं हम फैक्ट्री में यूज करेंगे, इससे अच्छा है कि हम बेच भी दें, ये भी हो सकता है, और मन करेगा तो रख लेंगे फैक्ट्री में ही। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि where the scientific research asset is sold without having used for other purpose। अदर पर्पस का मतलब है फैक्ट्री में, कह रहा है फैक्ट्री में आप नहीं ले गए और आपने सेल कर दिया। विदाउट हैविंग यूज्ड फॉर अदर पर्पस मतलब विदाउट यूजिंग फॉर पर्पस अदर देन रिसर्च, विदाउट यूजिंग फॉर पर्पस अदर देन रिसर्च, ये कहना चाहता है, मतलब विदाउट यूजिंग इन फैक्ट्री, आपने उसको सेल कर दिया। अगर आपने उसको सेल कर दिया तो सेल प्रोसीड अप टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी पीजीबीपी। क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि आपने कॉस्ट लगाई थी, खरीदा था फर्नेस कितने का? 50 लाख रुपए। तो जल्दी बताओ 50 लाख रुपए का जब फर्नेस खरीदे थे तो तुमको डिडक्शन कितनी मिली थी सेक्शन 35 में? सेक्शन 35 में सर कैपिटल खर्चे की, रेवेन्यू खर्चे की, कंट्रीब्यूशन की, सबकी तो 100% डिडक्शन मिलती है। तो मुझे 50 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई थी, मिली थी, हाँ मिली थी। आज ये फर्नेस उठा के हम 20 लाख रुपए का सेल कर दे रहे हैं, तो 50 लाख रुपए मेरा पीजीबीपी का खर्चा बना था जब खरीदे थे। तो क्या ये 20 लाख रुपए आज पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए सर। जिस दिन 50 लाख रुपए का फर्नेस खरीदे तो 50 लाख रुपए को तुम खर्चा बोल दिए, और आज वही पुराना फर्नेस तुम 20 लाख रुपए का बेचोगे तो 20 लाख रुपए तुम्हारी इनकम बनेगी कि नहीं? बनेगी, यही तो कह रहा है। लेकिन अब उसमें पेच क्या है, हम फर्नेस खरीदे थे 50 लाख रुपए का, 2-3 साल इस्तेमाल किए रिसर्च में, उसके बाद 60 लाख रुपए का सेल कर दिए। पॉसिबल है? 50 लाख रुपए में खरीदे, 2-3 साल इस्तेमाल भी किए और फिर 60 लाख में बेच दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है इसका रेट बढ़ गया है मार्केट में, नया वाला 90 लाख रुपए का आ रहा है तो पुराना 60 लाख में बिक गया। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर 60 लाख में बिक गया तो क्या होगा? उसी के लिए ये बात लिखी हुई है कि सेल प्रोसीड अप टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। सेल प्रोसीड अप टू एक्चुअल कॉस्ट, सेल प्रोसीड लेकिन अप टू एक्चुअल कॉस्ट यानी 50 लाख तक होगा पीजीबीपी। अगर आप 60 लाख का बेचोगे तो क्या होगा? कहता है 50 लाख रुपया तो होगा पीजीबीपी, बिजनेस की इनकम। क्यों? क्योंकि भैया 50 लाख का जब खरीदे थे ना तो बिजनेस का खर्चा बोले थे, तो वो 50 लाख तो बिजनेस की इनकम बन जाएगी। और सेल प्रोसीड ओवर एंड अबव एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट से जितना ज्यादा का बेचे हो वो होगा कैपिटल। कितना ज्यादा का बेचे हो एक्चुअल कॉस्ट से? 10 लाख रुपया, ये होगा कैपिटल गेन। अब इसमें एक बात लिखी है मैंने, कॉस्ट का इंडेक्सेशन कर दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब कैपिटल गेन में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ये एक्चुअली कैपिटल गेन में ये बताया गया है कि अगर आप एसेट को लंबे समय तक होल्ड करके बेचते हो तो एसेट कहलाती है लॉन्ग टर्म, और उसमें पीरियड दिया हुआ है इसके लिए 3 साल का, कि 3 साल से ज्यादा आपने होल्ड कर दिया है तो आपकी एसेट कहलाएगी लॉन्ग टर्म। और ऐसे में हम आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट देंगे, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाने के बाद जितना एक्स्ट्रा आपने कमाया वो हम आपकी इनकम कहेंगे बस। तो मतलब अगर एसेट बहुत लंबे समय तक होल्ड किया गया था तो 10 लाख इनकम नहीं होगी,
एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे 60 लाख में से माइनस करेंगे 50 लाख पे इन्फ्लेशन लगा के, 50 लाख का पे महंगाई लगा देंगे, 3 साल 4 साल जो भी समय हुआ है, तो मान लीजिए 50 लाख पे महंगाई लगाया और वो हो गया 56 लाख रुपए, तो हम 4 लाख को कैपिटल गेन बोलेंगे, 50 लाख पीजीबीपी बोलेंगे लेकिन कैपिटल गेन 4 लाख बोलेंगे। आप छोड़ दीजिए, आप दिमाग न लगाइए अभी, ठीक है, क्योंकि ये जब आएगा तो हम पढ़ा देंगे आपको। अभी फिलहाल बस इतना समझिए कि 60 लाख रुपए में अगर बिका तो 50 लाख पीजीबीपी, 10 लाख कैपिटल गेन में गया। 30 लाख का बिका, जितने का खरीदे थे उतने से कम का बिका, तो जितने का बिका वो पीजीबीपी की इनकम है। Whether scientific research asset is used in the business, अच्छा, अगर आप उसको फैक्ट्री में ले गए तब क्या होगा? अगर हम फैक्ट्री में ले गए तो क्या हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं, क्योंकि जितने का फर्नेस है उतना पहले ही तुम पीएल में चार्ज कर चुके हो, 100% डिडक्शन ले चुके हो। तो इस एसेट को जब आप फैक्ट्री में लाओगे भी तो WDV ऑफ द एसेट निल रहेगी, ताकि आप डेप्रिसिएशन ना लगा पाए। कहता है whether scientific research asset is used in the business after it ceases to be used for scientific research, then the asset shall be shown at nil value. एसेट की वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी? nil. ठीक है, नोट। अब नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, मैं आपको समझा दूं। आपको एक बात सिखाई गई थी डेप्रिसिएशन के लिए, हाँ सिखाई गई थी। सिखाई क्या गई थी कि आपको पहले कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, और इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटाते हो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। जितना ये प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही ये डेप्रिसिएशन घटेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से इनकम निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख है और डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 लाख है तो पूरा घट जाएगा, और जो बचेगा ये कहलाता है पीजीबीपी। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मान लीजिए 2 लाख है और आपका डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए है, तो क्या हम 3 लाख रुपए घटा के पीजीबीपी की इनकम माइनस 1 लाख बोल सकते हैं? नहीं, ये घटेगा ही कितना? 2 लाख रुपया, और पीजीबीपी नील हो जाएगा और 1 लाख रुपए कहलाएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 1 लाख। ये बात आती है सबको? बोलिए, ये बात मालूम है सबको? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बात आपको बताई गई थी वो पार्शियली करेक्ट बात बताई गई, क्योंकि आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हो, आप प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम्स निकालते हो, 3 आइटम के पहले का निकालते हो। आप निकालते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें से 3 चीजें यानी कि डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तीनों मिला के उतना ही घटा सकते हो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और इसको घटाने के बाद जो आता है ये होता है पीजीबीपी। और जो भी इन तीनों में से नहीं घट पाता है वो कहलाता है अनएब्सॉर्ब। जो नहीं घट पाया वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं घट पाया तो अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं घट पाया तो अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू खर्चा तो आप घटा ही लेते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल खर्चा नहीं घटाते हो, वो छोड़ देते हो, वो बचा के रख लिया जाता है। 3 चीजों को पीएल में बचा के रखा जाता है। जब पीजीबीपी की इनकम निकाली जाती है तो 3 चीजों को छोड़ दिया जाता है। पहले डेप्रिसिएशन हटाओ, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू घटा लो, कैपिटल वाला हटा दो, कैपिटल वाला बचाओ, और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल खर्चा बचाओ, और ये सब उतना ही घटाना जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अब बात ये आएगी कि सर मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर दीज 3 आइटम 5 लाख का है और ये तीनों खर्चे मेरे 4-4 लाख रुपए के हैं, तो कौन सा घटाएं? तो मैं कहूंगा कोई भी घटा लो, तीनों भाई भाई हैं, तीनों भाई भाई हैं, तीनों की ट्रीटमेंट एक जैसी है। जैसे डेप्रिसिएशन अगर नहीं घट पाता है पूरा तो आप कहां से घटाते हैं? दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से। नहीं घट पाता है तो कहां से घटाते हैं? दूसरे हेड से, अदर देन सैलरी। नहीं घट पाता है तो कहां से घटाते हैं? अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सेम बिजनेस से घटाते हैं। नहीं घट पाता है अदर बिजनेस से घटाते हैं। नहीं घट पाता है अदर हेड से भी घटा लेते हैं, अदर देन सैलरी।
और इनफाइनाइट टाइम तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, होता है। ये दोनों चीज लागू होता है साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इनका अनएब्सॉर्ब बच जाएगा तो सेम ट्रीटमेंट होगा। तीनों भाई भाई हैं, तो जो मर्जी वो घटा लो, जो मर्जी वो बचा लो, तीनों एक हैं, तीनों एक हैं, कोई ट्रीटमेंट में अलग नहीं है, ठीक है। और लॉ भी ऐसा कुछ नहीं कहता कि कौन सा घटाना है कौन सा बचाना है, जो मर्जी वो घटा लो, जो मर्जी वो बचा लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अभी आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि ये प्रोविजन आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये फैमिली प्लानिंग खर्चा है क्या। एक्चुअली ये बात बहुत पुरानी है, ये बात है 1976 की, 1976 की, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। अब पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, कि इंदिरा गांधी ने फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग की थी। फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग मतलब समझे? जबरदस्ती मेल फीमेल के ऑपरेशंस कराए गए थे जिससे उनको बच्चा ना हो सके। एक्चुअली उन्होंने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया था। और पता है इसी इवेंट की वजह से कांग्रेस की सरकार अगली बार नहीं आई थी। अदरवाइज लगातार हम लोग कहते हैं ना 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, तो सचमुच किया है। बीच में एक बार बीजेपी आई थी, और वो भी इसी इवेंट की वजह से, जो जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग इंदिरा गांधी ने की थी, राइट। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे जब हम रेलेवेंट सेक्शन पे आएंगे। तो कंपनियों को कहा गया था कि भाई आप अपने मजदूरों की फैमिली प्लानिंग कराइए, इसमें जो खर्चा लगेगा वो हम आपको अलाउ कर देंगे बिजनेस खर्चे की तरह, क्योंकि बिजनेस में तो बिजनेस का खर्चा अलाउ होता है ना। लेबर की आप फैमिली प्लानिंग कराओगे तो वो खर्चा थोड़ी ना अलाउ हो जाएगा बिजनेस में। बिजनेस में तो बिजनेस का खर्चा अलाउ होना चाहिए, लेकिन इसको बिजनेस खर्चे की तरह लॉ बनाया गया है इनकम टैक्स में, ये बिजनेस खर्चा है, इसको अलाउ कर दिया जाएगा। आज कोई कर रहा है क्या ऐसा? नहीं। आज किसी कंपनी की हिम्मत है क्या कि अपनी लेबर की वो फैमिली प्लानिंग कर दे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। The set off and carry forward of unabsorbed scientific research capital expenditure is in the same manner as that of depreciation. Unabsorbed अगर साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल खर्चा है तो उसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने कंपोजिट एग्रीमेंट के थ्रू खरीदा है, मतलब बनी बनाई बिल्डिंग खरीदी है, तो भी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लैंड की वैल्यू अलग करनी होगी, क्योंकि लैंड का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यही बात यहां लिखी है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इलस्ट्रेशन 13 देखेंगे आप, देख लीजिए। X Limited furnishes the following particulars for previous year 2021. Compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 21-22 while computing its income under the head PGBP. कह रहा है अमाउंट पे किया है आपने, पे किया यानी कंट्रीब्यूशन 1 लाख, कितना डिडक्शन मिलेगा? 1 लाख। अमाउंट पे किया आईआईटी को, ठीक है, मिल जाएगा जितना पे किया उतना डिडक्शन। अमाउंट पे किया एक इंडियन कंपनी को, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, मिल जाएगा जितना पे किया हो। इन हाउस रिसर्च किए हो, रेवेन्यू खर्चा है 3 लाख रुपया, मिल जाएगा। कैपिटल खर्चा है 7.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया इसमें लैंड है, बस इसमें से 5 लाख नहीं मिलेगा, यानी इस 7.5 लाख की जगह से 2.5 लाख मिलेगा, ये होगा। और बाकी 100% इन सब का मिल जाएगा, जोड़ लीजिए। 1 3.5 4 7.5 7.5 3 10.5 और 2.5 लाख, 13 लाख रुपया हो गया। 13 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। पहले ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, लोग नहीं कर पाते थे, क्यों? किसी में 100 मिलेगा, किसी में 150 मिलेगा, ये सोचना पड़ता था। अब तो मजा है यार, 100% मिलना है, बस एक ही बात देखनी है, इन हाउस कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, और इन हाउस रिसर्च सिर्फ साइंटिफिक के लिए अलाउड भी है, तो अगर सोशल स्टैटिस्टिकल है तो पैसा देना ही पड़ेगा, बस यही सब ध्यान रखना है। ये सब मुद्दे यहाँ पे उठाया ही नहीं था, इन हाउस है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, अनरिलेटेड टू बिजनेस, ये सब तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। सीधे बोल रहा है खुद किए हो या दिए हो, तो खुद किए दिए हैं, सबका 100% मिलता है, 100% कर दिया, लैंड का नहीं मिलता है, लैंड छोड़ दिया। आंसर भी दिखा देते हैं आपको, भरोसा दिला देते हैं, सही बात हो रही है भाई। 13 लाख रुपए देखिए आ गई डिडक्शन अलाउड, ठीक है।
चलिए इस सेक्शन को हम लोग ने खत्म कर लिया है। अगला सेक्शन ही बहुत ही जानदार सेक्शन है, लेकिन हम लोग इस क्लास में उसको नहीं करेंगे। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग अगला सेक्शन करेंगे। विल स्टॉप हियर।